द banyan ट्री, बरगद का पेड़. The fight of the cobra and the mongoose is a classical drama often seen in India, and the outcome is largely the same. कोबरा और नेवले की लड़ाई इंडिया में अक्सर देखे जाने वाला एक क्लासिक नाटक होता है और दोनों की लड़ाई का परिणाम काफ़ी एक हद तक समान होता है. नेवला जहरीले काट से सुरक्षित नहीं है, लेकिन सांप की तुलना में वो उसकी गति काफ़ी तेज होती है. और जो कोबरा होता है वो डिफेंसिव आर्ट को ग्रहण करता है, लेता है और लहराकर जानवर तक पहुंचने पर प्रहार करने का प्रयास करता है. बट द क्विक मूविंग मैंगूज जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन. लेकिन जो तेज़ गति से चलने वाला नेवला होता है वो उसकी पहुंच से बाहर कूद जाता है. किसकी? सांप की पहुंच से बाहर कूद जाता है. और लेकिन सांप फिर से अटैक की पोजीशन में आए उससे पहले ही नेवला दूसरे डायरेक्शन से सांप पर अटैक करता है. ये कंटिन्यूस जो प्रक्रिया होती है वो सांप को थका देती है और वो उससे काफ़ी डिमोरलाइज हो जाता है. सो फाइनली मैंगोज इज एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, यूजली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेट. तो ये जो इस कंटिन्यूस प्रोसेस से सांप काफ़ी डिस्करेज हो जाता है, थक जाता है और फिर जो नेवला जो है लास्ट में सांप के गले में अपने दांतों को बंद करके उसकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को तोड़ देता है और उसको मारने में सक्षम हो जाता है. तो ये थी सांप और नेवले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी इस चैप्टर के शुरुआत में. तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन. बच्चों, आपने एक बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा. तो इस कहानी में जो है ऑथर, ये जो लड़का है ये ऑथर है और ये अपने ग्रैंडफादर के घर के पास एक बरगद का पेड़ देखता है, जहाँ पर जब ये उनके घर जाया करता था अपने दादा दादी के घर, तो अक्सर उस पेड़ के नीचे काफ़ी अपना टाइम स्पेंड किया करता था और वहाँ होने वाली गतिविधियों पर अपनी नज़र रखता था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन. लेखक कहता है कि बचपन में वह अपने दादा दादी के घर जाता था, तो उसके दादा के घर पे और जो मैदान है वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था. वो मेनली उसके दादा का ही था. अब उसके दादा 65 साल के थे और वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे. अब यहाँ लेखक उस बरगद के पेड़ की विशेषताएं बता रहा होता है. लेखक कहता है कि इस बरगद के पेड़ की जो शाखाएं थी वो फैली हुई थी और ज़मीन तक लटक रही थी और फिर से जड़ें जमा लेती थीं. उसके वह कई जो है कर्व मार्ग यानी घुमावदार मार्ग बनाते हुए देखता था, तो उसे बहुत ही प्लेजर फील होता था. और उस बरगद के पेड़ पर गिलहरी, घोंगे और तितलियां थीं. पेड़ घर से भी काफ़ी पुराना था, यानी उसके दादा से भी पुराना. इसका मतलब कि जो दादा के पैदा होने से पहले से ही उस पेड़ का अस्तित्व था. लेखक कहता है कि यहाँ तक कि पेड़ देहरादून जितना ही पुराना था. देहरादून यानी कि एक शहर है नैनीताल उत्तराखंड में, तो जितना पुराना वो शहर भी नहीं बसा था उससे भी पहले का वहाँ बरगद का पेड़ का अस्तित्व था. तो वो लेखक जो है उसकी शाखाओं में घने हरे पत्तों के पीछे छुप सकता था और वहाँ इतनी ऊपर से बैठकर नीचे की दुनिया की जासूसी कर सकता था. लेखक बताता है कि उसकी पहली जो दोस्त थी वो एक छोटी बुरी गिलहरी बनी. पहले जब लेखक उसकी पीठ को थपथपाता था तो वो उस पर जो है मतलब अटैक करती थी, उसको थोड़ा वो उससे नाराज़ रहती थी, क्योंकि तब वो उससे अपरिचित थी, उसको इतना जानती नहीं थी. लेकिन जब धीरे धीरे उसने उसको जो है उसको गुलेल से नहीं मारा और किसी चीज़ से नहीं बांधा, तो धीरे धीरे दोनों आपस में फ्रेंडली हो गए. और बताता है कि जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाने शुरू किए तो वो काफ़ी जो है उससे बोल्ड हो गई और जल्दी उसके हाथों से निवाला भी खाने लगी. कुछ ही दिन में अब वो उसकी जेब में मतलब टटोलती भी थी कि ये कुछ खाने का है या नहीं.
तो वह एक बहुत छोटी गिलहरी थी और उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने शायद उसे एक इंसान पर भरोसा करने के लिए मूर्ख और हठी माना होगा, ऐसा लेखक ने सोचा। आगे लेखक बताता है कि स्प्रिंग सीजन में जब बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीरों से भरा होता था तो वहाँ सभी तरह के पक्षी उसकी ब्रांचेस में झुंड में आते थे, बैठते थे। और जो बुलबुल होते थे, बुलबुल और हंसमुख और तोते, मैना, कौए, ये सब आपस में झगड़ते रहते थे। और अंजीर के मौसम के दौरान बगीचे में जो बरगद का पेड़ होता था वो सबसे शोर वाला स्थान हुआ करता था। लेखक बताता है कि पेड़ के आधे ऊंचाई में वहाँ एक कच्चा चबूतरा जैसा बना हुआ था प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वो अक्सर दिन में आया करता था। और तब बहुत गर्मी नहीं थी और वो वहाँ एक जो है कमरे से एक गद्दा लेकर आता था और उसको जो है नीचे वहाँ उस चबूतरे पे बिछाकर वहाँ बुक पढ़ता था। तो वो जो ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉ डूलिटल, कुछ ऐसी किताबें थी जो वो उसको बरगद के पेड़ के नीचे उसने लेखक ने पढ़ी। तो वो एक तरह से उसके पेड़, जो बरगद का पेड़ था, उसके लिए लाइब्रेरी बन गया था। लेखक आगे शेयर करता है कि जब उसका पढ़ने का मन नहीं होता था तो उसने नीचे की दुनिया को पत्तों से नीचे देख सकता था। यानी कि वो बरगद के पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता था और वहाँ से नीचे देखता था कि क्या हो रहा है। और एक दिन तो उसने एक भारतीय जंगली जानवरों के उस क्लासिकल नाटक, जो हमने आपको चैप्टर की शुरुआत में पहले बताया था, सांप और नेवले का जो एक क्लासिकल नाटक होता था, उसने वो वहाँ से पेड़ के ऊपर चढ़कर लाइव देखा नीचे कि एक नेवला और एक कोबरे के बीच लड़ाई हो रही है। तो आगे पार्ट सेकंड में लेखक बरगद के पेड़ ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ से जो वो लाइव क्लासिकल नाटक देखता है कोबरा और नेवले के बीच की लड़ाई का, वो इसमें अब शेयर करता है। लेखक कहता है कि आने वाली गर्मी की गर्म हवाओं में वह सभी को वहाँ, मतलब दादा के घर में माली सहित सभी को घर में भेज दिया गया था। तो वो जो है आधी नींद में था और सोच रहा था कि क्या मुझे अब तालाब में जाना चाहिए या जो उनके माली हैं उनके साथ वहाँ तैरना चाहिए। तो उसने देखा कि एक जो बड़ा काला नाग कैक्टस के झुंड से बाहर निकल रहा है और उसी समय झाड़ियों से एक नेवला भी निकला और सीधे कोबरा के पास गया। पैराग्राफ इन अ क्लियरिंग बेनेथ से लेके इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस तक। तो अब इसमें वो बरगद के पेड़ के नीचे एक ढेर में तेज़ धूप में वे आमने सामने आ गए। कौन? कोबरा और नेवला, यानी मंगूज़। तो कोबरा केवल इतना ही जानता था कि जो 3 फीट ये लंबा ग्रे नेवला है, ये एक काफ़ी लड़ाकू, शानदार लड़ाकू और चतुर और काफ़ी आक्रामक है। और लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी लड़ाकू था। तो वह दोनों लोग तेज़ी से आपस में आगे बढ़े और बहुत एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। तो जो कोबरा के नुकीले दांत के पीछे जो वो विष की थैली जो होती है, वो जो है उसने उसके नेवला के मारनी चाहिए, उसको लगानी चाहिए नेवला को। तो एक हिसिंग की आवाज़ करते हुए उसके कांटेदार जीभ अंदर और बाहर की ओर निकल रहे थे। तो कोबरा ने अपने 6 फीट में से 3 को ज़मीन से ऊपर उसे उठा दिया और अपना जो है हुड फैला दिया। तो नेवले ने अपनी पूंछ झाड़ी और फिर नेवले ने कोबरे के उस रीढ़ पर एकदम जो है हमला किया। अब जो है जब नेवला आक्रामक स्थिति में आया तो अब कोबरा जो है अपना बचाव करने लगा। अब वो डिफेंस पोजीशन में आ गया। तो लेखक ये सब चीज़ें पेड़ के ऊपर से देख ही रहा था, कह रहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा था, वहाँ बैठे जो है तोता, मैना, कौवा, बाकी के जंगल के और भी पशु पक्षी भी आ गए और इस लाइव चल रहे युद्ध को देखने लगे। तो जो है वो सभी जो है कैक्टस पर, पेड़ पर बैठ गए थे, जंगली कौए, मैना और ये सब चीज़ें। अब कोबरा बचाव की मुद्रा में खड़ा हो गया। अब धीरे धीरे वो अगल बगल से लहराता हुआ नेवले को एक ट्रिक की तरह लहरा रहा था और उसे मंत्रमुग्ध करने की कोशिश कर रहा था, लहरा कर ट्रिक खेल रहा था। लेकिन जो है नेवला जो था वो भी
बिना काँपे उसकी आँखों की शक्ति को जानता था। तो उसने जो है उस कोबरे के होड़ के ठीक नीचे एक पॉइंट पर अपनी निगाहें टिका दी और लगातार हमला करने लगा, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जब तक कि वह कोबरा की पहुंच के भीतर नहीं था। नेबले ने एक तरफ होने का नाटक किया और तुरंत कोबरे के ऊपर फन मारा और सांप को पीठ पर काटकर फिर उसकी पहुंच से बाहर हो गया। अब जैसे ही कोबरा मार रहा था तो कौवा और मैना ने उस पर आकर प्रहार किया, केवल बीच हवा में आपस में जोर से टकराने के लिए। अब एक दूसरे का अपमान करते हुए वे कैक्टस के पौधे में लौट आए। कोबरा की पीठ पर खून की कुछ बूंदें भी दिखने लगीं। अब कोबरा ने फिर उसे डसना चाहा, लेकिन वो फिर से चूक गया। अब जैसा कि लेखक बताता है कि कौवा और मैना भी अपनी अपनी ताक में थे कि वो कैसे झपट्टा मारकर कोबरा को अपने साथ ले जाते हैं। तो जैसे ही कौवे ने उसको सांप को पकड़ना चाहा तो कोबरा ने अपने होठ से कौवे को पीछे उसके सिर पर लगा दिया, तो जिससे कि कौवा घायल होते हुए फड़फड़ाते हुए वापस कैक्टस की तरफ मुड़ गया। तो इस तरह से दोनों मैना और कौवा दोनों ही इस लड़ाई में अपनी अपनी कार्रवाई का हिस्सा भाग लेना चाह रहे थे, बट दोनों ही विफल रहे। और जब सांप और नेवला वापस से अपनी लड़ाई में वापस लौटे तो दोनों किसने, मैना ने और कौवे ने फैसला लिया कि अब वो फिर से इंटरफेयर नहीं करेंगे इन दोनों की आपस की लड़ाई में। और उधर कोबरा भी कमज़ोर हो रहा था और नेवला जो है निडर होकर उसके पास चलते हुए अपने छोटे पैरों पर उठा और एकदम बिजली जैसे तेज़ झटके के साथ जो है अपने उसके मुंह में सांप को दबा दिया। और कोबरा भी काफ़ी चिल्लाया, इधर उधर हुआ और यहाँ तक कि उसने नेवले को जकड़ भी लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छोटा जो वो था, नेवला था, वो बुरी तरह से सांप से तब तक उसकी जकड़ में फंसा रहा जब तक कि सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया। फिर उसने उसकी जो लंबाई थी, सांप की लंबाई, और उसके होड़ को चारों तरफ से पकड़ लिया नेवले ने और उसको झाड़ी में खींच ले गया।